हेलो स्टूडेंट्स, पूरे साल निराश रहने के बाद एक आशा की किरण दिखी है क्वेश्चन बैंक के रूप में जो हमारे बोर्ड ने रिलीज किया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस इनमें से आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करेंगे और जिससे ये बेनिफिट होगा कि हम लगभग इस सिलेबस से, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका आइडिया आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ वो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ऑलराइट, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज के साथ जो 1 मार्क का ईच है। ठीक है, सबसे फर्स्ट एमसीक्यू जो हमको दिया हुआ है वो है द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडलिज्म आर। अभी यहाँ पे जो बात हो रही है 3 प्रिंसिपल्स की, ये 3 लॉज की बात हो रही है जो मेंडल ने दिया था। 3 लॉज कौन से थे? एकदम सिंपल है, बिना ऑप्शन देखे। लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। तो ये हमारे 3 लॉज हो गए। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ए, डोमिनेंस, segregation and independent assortment. This is the correct option, right? Then the second one is which one of the following is a back cross? हमने डिस्कस किया था कि जो बैक क्रॉस है, ठीक है, बैक क्रॉस में जो F1 प्रोजेनी होती है, F1 प्रोजेनी जो है उसका क्रॉस किया जाएगा उसके पेरेंट के साथ, मतलब P1 के साथ। ठीक है, अब ये जो पेरेंट है ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं, ये रिसेसिव भी हो सकते हैं, है ना। तो यहां पर हमें ऑप्शन है F1 विथ F1, वो बैकक्रॉस नहीं है F1 विथ F1, F1 विथ रिसेसिव पेरेंट, F1 विथ डोमिनेंट पेरेंट, तो ये दोनों ही आंसर है। तो सबसे बेटर आंसर क्या है? F1 विथ एनी पेरेंट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Then the question number 3, that is the genotype RR, which stands for red. Antirrhinum is crossed with a white WW1. देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये एंटीरिनम, ये तो हमने पूरे टेक्स्ट बुक में देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, ये क्या है? तो एक्चुअली ये एक प्लांट की स्पीशीज है जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो आप इसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आर आर इज क्रॉस्ड विथ व्हाइट वन। ठीक है, ऑफस्प्रिंग आर पिंक। अब यहां पर भी जो व्हाइट के लिए जीनोटाइप यूज किया गया है वो होना चाहिए था स्मॉल WW, लेकिन कैपिटल WW यूज किया गया। हो सकता है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो। और इनसे होने वाले जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या है? पिंक है। मतलब कि ये मेंडल के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये नियो मेंडलिज्म है, राइट। और हमने क्या पढ़ा है कि जब दोनों ही कलर अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो दोनों का मिक्सचर, ठीक है, तो रेड और व्हाइट मिलके क्या बन गए? पिंक। तो मतलब ये भी कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाया अपने आप को, ये भी कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाया अपने आप को। ठीक है, दोनों भी अपनी अपनी कोशिश में नाकाम रहे। यह है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑलराइट, देन द क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड क्रोमोसोम वाज कॉइन्ड बाय, सिंपल है, वॉल्डियर, है ना, वॉल्डियर ने कॉइन किया था क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 5 है नलिसोमी इज रिप्रेजेंटेड बाय। नलिसोमी से पहले मैं तुम लोग को फटाफट एक बार बता दूं कि हमने देखा है प्लॉइडी, प्लॉइडी इज डिवाइडेड इनटू यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी, देन यूप्लॉइडी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनोप्लॉइडी, diploidy and polyploidy. Here n, 2n,
3n 4n 5n एंड सो ऑन। एक्चुअली ये है क्या, हमने पढ़ा है कि जो हैप्लॉइड है n, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलके क्या बनते हैं, डिप्लॉइड मिलते हैं। तो जो भी सेट है क्रोमोसोम का, वो क्रोमोसोम का सेट अगर उसके मल्टीपल्स में रिपीट होता है तो उसे हम यूप्लॉइडी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर n इंटू 2n, उसका 3n 4n 5n, तो प्रॉपर मल्टीपल्स में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये यूप्लॉइडी है। और जो रिपीट नहीं होता वो क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी होता है। हाइपोप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। मतलब कि जो सेट है क्रोमोसोम का, फॉर एग्जांपल हमारा ही n, हमारा जो n है, सी स्पर्म एंड एग मेक्स अप व्हाट, जाइगोट। ठीक है, तो n प्लस n गिव्स अस 2n, तो यहाँ पर 23 प्लस 23 हमारा 46 बनाता है। तो ये प्रॉपर रिपीटेशन में है, ये यूप्लॉइडी है। लेकिन जो हमने डिसऑर्डर्स देखे जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम, उसमें ये 46 मेंटेन नहीं हो पा रहा है, वो आइदर 45 प्लस 2 हो जा रहा है या 44 प्लस 3 हो जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये एन्यूप्लॉइडी के एग्जाम्पल है। और हाइपोप्लॉइडी में जो मल्टीपल से कम है या मल्टीपल से ज्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर है मोनोसोमी, यहाँ पे है नलीसोमी, कम है ये। ठीक है, और यहां पर है ट्राइसोमी और ये है टेट्रासोमी। मोनोसोमी में 2n माइनस एक क्रोमोसोम की कमी है, ट्राइसोमी में 2n माइनस 2 क्रोमोसोम की कमी है। हाइपरप्लॉइडी में ट्राइसोमी है और टेट्रासोमी है। ट्राइसोमी में 2n प्लस 1 है, टेट्रासोमी में 2n प्लस 2 है। तो अगर नलीसोमी हमको पूछा हुआ है तो उसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, 2n माइनस 2, राइट। देन आइडेंटिफाई द ऑड वन। सिक्स्थ वन में है मोनोप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी किसके अंडर में आ रहे हैं, यूप्लॉइडी में। और हाइपरप्लॉइडी किस में आ रहा है, एन्यूप्लॉइडी में। तो ऑड कौन है, हाइपरप्लॉइडी। ठीक है, इन ह्यूमंस द सेक्स क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट इज, ये हमें बहुत टाइम से पता है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, XX फॉर फीमेल एंड XY फॉर मेल। सो द करेक्ट आंसर स्टैंड्स A, XX and XY. Then question 8. A family has 5 daughters and expecting 6th child. The chance of its being a son is. देखो फैमिली में ऑलरेडी 5 डॉटर्स है, ठीक है, और 6th चाइल्ड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो चांसेस क्या है उसके मेल या फीमेल होने की। तो फिर से यहाँ पर एक कंफ्यूजन की कोशिश कि 5 बेटियां ऑलरेडी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ऑलरेडी बेटियां हैं या बेटे हैं, हमेशा ही जो चांसेस है वो क्या रहते हैं, सी इफ, अगर ये ठीक है, अगर ऐसा होता है कॉम्बिनेशन तो ऑफस्प्रिंग इज फीमेल। अगर ऐसा होता है कॉम्बिनेशन तो ऑफस्प्रिंग इज मेल। अगर ऐसा होता है कॉम्बिनेशन तो ऑफस्प्रिंग इज फीमेल, और अगर ऐसा होता है कॉम्बिनेशन तो ऑफस्प्रिंग इज मेल। मतलब हमेशा हर केस में चांसेस इज 50-50, द रेशियो स्टैंड 1:1। तो चांसेस हमेशा ही क्या होंगे, 50% होंगे, नो मैटर के ऑलरेडी कितनी बेटियां हैं कितने बेटे हैं। तो इसका आंसर क्या है, सी, 50%। देन क्वेश्चन नंबर 9, इन ह्यूमन बीइंग्स 45 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम की बात हो रही है, 45 क्रोमोसोम और सिंगल एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, एक्स
स्लैश एक्स ओ नहीं है, वो एक्स स्लैश एक्स 0 है। ठीक है, तो ये एबनॉर्मेलिटी कौन सी एबनॉर्मेलिटी है? देखो यहां पर 46 क्रोमोसोम तो है, लेकिन प्रॉब्लम कैसा है? 45 प्लस एक्स 0 है। So question number 9, in a human beings 45 chromosome and a single X या X0 abnormality causes। देखो हमारे बुक में हमारे पास जो भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दिया है उसमें डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। ठीक है, 45 प्लस एक्स वाला केस हमारे पास नहीं है, हमारे पास 44 प्लस एक्स का केस है। तो यहां पर भी मुझे लगता है कि शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो और ये 45 प्लस एक्स नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए क्या? 44 प्लस एक्स 0, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो दिस 44 प्लस एक्स, जहां पर ऑटोजोम प्रॉपर है, यहां पर एलोजोम में कमी है। ठीक है, तो ये है टर्नर सिंड्रोम, राइट? सो ऑप्शन सी। देन वेब्ड नेक इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंड्रोम। वेब्ड नेक मीन्स जिनके नेक ऐसे क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो ये किसका सिंड्रोम है? वेब्ड नेक किसका सिंड्रोम है? वो भी टर्नर सिंड्रोम ही है। तो यहां पर ऑप्शन क्या आएगा? डी, दैट इज X0, राइट? सो इसके साथ हमारा क्या खत्म हो जाता है? MCQs। अब आते हैं सिंगल सेंटेंस आंसर पे। ठीक है, सिंगल सेंटेंस आंसर में है डिफाइन इनहेरिटेंस, जो बहुत ही इजी है। व्हाट इज इनहेरिटेंस? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज व्हाट? इनहेरिटेंस। व्हाट इज एलेलोमॉर्फ? बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे एलेलोमॉर्फ देख के, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। एलेलोमॉर्फ और एलील बोथ आर वन एंड द सेम। एंड व्हाट इज एलील? टू contrasting or you can say alternating forms of a single character, है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग हाइट की बात करें तो इसके दो ऑल्टरनेटिंग फॉर्म क्या है? टॉलनेस और ड्वार्फनेस। तो ये क्या है? एक दूसरे के अलील है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस से पहले एक बार बैक क्रॉस पे नजर डालते हैं। बैक क्रॉस क्या है? क्रॉसिंग ऑफ F1 विथ इट्स पेरेंट। ठीक है, बैक क्रॉस का ही एक टाइप है टेस्ट क्रॉस, जिसमें क्रॉसिंग ऑफ F1 विथ इट्स रिसेसिव पेरेंट, विथ इट्स रिसेसिव पेरेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई ऐसा मान लो फ्लावर है जिसका जो फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक है वो हमको दिखाई दे रहा है कि वो रेड है, पर हमको ये कंफर्म नहीं है वो होमोजाइगस रेड है या हेट्रोजाइगस रेड है। हमको सिर्फ उसका फिनोटाइप समझ में आ रहा है, तो उसका जीनोटाइप डिटरमाइन करने के लिए हम उसको क्या करेंगे? एक रिसेसिव व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या? देखो, इफ दिस अगर वो ये है तो इसके साथ मिलके वो क्या रिजल्ट देगा? पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, यहां पर मैंने व्हाइट, यहां पे मुझे स्मॉल आर यूज करना चाहिए, पर ये मैंने समझाने के लिए क्या यूज किया है? व्हाइट यूज किया है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि अगर जब हम उसका क्रॉस करते हैं रिसेसिव के साथ और सारे कैसे आते हैं? रेड ही हमको मिलते हैं, पूरी ऑफस्प्रिंग रेड ही मिलती है, तो इसका मतलब वो क्या था? वो डोमिनेंट रेड था। लेकिन अगर जब हम क्रॉस करते हैं और उस अननोन फ्लावर को और हमको प्रोजेनी मिलती है 50-50,
प्रोजेनी हमको मिल रही है 50-50 कि देखो ये इतने रेड मिल रहे हैं और इतने व्हाइट मिल रहे हैं। अगर रेशियो 1:1 आता है, इसका मतलब वो जो अननोन फ्लावर था वो क्या था, वो हेटेरोजाइगस था। और अगर हमको सब रेड मिलता है मतलब वो होमोजाइगस था। तो ये है क्या, टेस्ट क्रॉस, जिसमें F1 प्रोजेनी या अननोन को हमने क्या किया, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया, ताकि हम क्या कर सके, उसका अननोन जीनोटाइप हम जान सके। क्लियर? देन डिफाइन यूप्लॉइडी, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था डिफाइन यूप्लॉइडी, आई एम नॉट रिपीटिंग। द अदर इज, फिफ्थ वन इज गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज समझने के लिए जरा सा लिंकेज का कॉन्सेप्ट देखते हैं। लिंकेज, ठीक है, कुछ कनेक्शन है लिंक में और लिंकेज में। तो ऐसे जीन्स जो क्रोमोसोम पे इतना नजदीक लोकेटेड है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्रोमोसोम है तो जीन्स जो है वो इतना नजदीक लोकेटेड है कि वो जब कॉपी भी होंगे तो साथ में होंगे, इनहेरिट भी होंगे तो साथ में होंगे, ठीक है। तो उनका जो डिस्टेंस है वो काफी कम है, तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज, दे विल इनहेरिट टुगेदर। और अगर जो जीन्स है उनमें डिस्टेंस है और हालांकि उसी क्रोमोसोम पे हो, तो प्रोबेबिलिटीज है कि अगर ये इनहेरिट हो रहा है तो ये इनहेरिट नहीं हो रहा है, तो ये है इनकम्प्लीट लिंकेज। और अगर यही सेक्स क्रोमोसोम में हो तो उसे हम बोलेंगे सेक्स लिंकेज, और वहां पर भी कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट कंप्लीट लिंकेज का। अभी क्या है हमारा क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट लिंकेज। एग्जाम्पल में क्या है, एक्स क्रोमोसोम दे दो ड्रोसोफिला मेल का, ओके। Then how many linkage groups are present in a Drosophila melanogaster? So we know that there are 4 linkage group present on the Drosophila melanogaster. Which genes show straight inheritance? हमने एक कॉन्सेप्ट और भी देखा है बुक में, एक होता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में पाया जाता है, जहां पर जो डिजीज है वो डैडी से डॉटर को आती है, डॉटर से फिर उसके सन को जाती है, ठीक है। तो डैडी से डॉटर, डॉटर से ग्रैंडसन, ठीक है। ये है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जिसमें जो फीमेल है, जो डॉटर है, वो अफेक्टेड भी ना होके सिर्फ क्या होगी, कैरियर होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हेमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें हमने ये देखा है। लेकिन जो सीधे सीधे ट्रांसमिट हो जाता है वो है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस में जनरेशन स्किप भी होती है और मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, ऐसा ट्रांसमिशन होता है। मगर वाई लिंक्ड में क्या होगा, सीधा डैडी से बेटे को, बेटे से उनके बेटे को, वो क्या है, वाई लिंक्ड। इसमें एक एकदम सिंपल एग्जांपल है हाइपरट्रिकोसिस का। व्हाट इज हाइपरट्रिकोसिस? आप कभी भी किसी भी फीमेल के पिन्ना पे एक्सटेंडेड ईयर्स देखने को नहीं मिलेंगे, वो हमेशा ही आपको मेल के ही पिन्ना पर ऐसे प्रोट्रूडिंग हेयर देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो सीधा सीधा जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स है वो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो वो सीधा क्या होगी, डैडी से सन को, सन से उसके सन को ट्रांसमिट होगी। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट इनहेरिटेंस caused by Y-linked inheritance. Okay. Then how drones are produced in honeybees? देखो ड्रोन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं हनीबीज में। तो हनीबीज का देखने के लिए हमें पता ये होना चाहिए कि हनीबीज में सोशल डिवीजन होता है, एक क्वीन होती है, वर्कर्स होते हैं और ड्रोन्स होते हैं। क्वीन और वर्कर ये फीमेल्स होते हैं और जो ड्रोन है ये मेल्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड।
तो पार्थेनोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट है हमारे बुक में, पार्थेनोजेनेसिस, जिसका मतलब है कि बिना फर्टिलाइजेशन के भी ऑफस्प्रिंग हो सकते हैं। देखो ह्यूमंस में मेल हो या फीमेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे स्पीशीज है जिनमें दो अलग अलग सेक्सेस में जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उसका एक एग्जांपल हनी भी खुद है, क्योंकि जो फीमेल है, फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 32, ठीक है, एंड मेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 16। तो फीमेल मियोसिस के थ्रू क्या करती है, डिवीजन करती है, मियोटिक डिवीजन। तो एग में हो जाते हैं 16 क्रोमोसोम और मेल माइटोटिक डिवीजन करते हैं, इनके लिए इसलिए इनके स्पर्म में भी क्या होते हैं, 16 क्रोमोसोम। ओके, अभी ये एग है, ये भी एग है, ये स्पर्म है। अगर इस एग को ये स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो ये हो जाता है 16 + 16, तो इससे होने वाला ऑफस्प्रिंग क्या होगा, फीमेल। लेकिन अगर इस एग को कोई स्पर्म फर्टिलाइज ना भी करे तो भी क्या होगा, इससे ऑफस्प्रिंग जनरेट होगा और वो होगा मेल। तो ये मेल कौन है, ये मेल ये ड्रोन है, ठीक है, ये मेल ये ड्रोन है। और ये फीमेल कौन है, क्वीन और वर्कर। अब क्वीन और वर्कर में डिफरेंस क्या है, ये इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम ही है, लेकिन उनके अर्ली डेवलपमेंट में उनको किस तरह का खाना मिला वो डिसाइड करेगा कि वो क्वीन बनेगी या वर्कर बनेगी। अगर उनको रॉयल जेली मिली है तो वो क्वीन बनेगी, और उनको अगर ऑर्डिनरी फूड मिला है तो वो वर्कर होगी। ठीक है, समझ में आ गया ड्रोन कैसे बनते हैं, पार्थेनोजेनेसिस से। पार्थेनोजेनेसिस में एक स्टेटमेंट याद रखना है कि कभी भी बाप का बेटा नहीं हो सकता, बाप की हमेशा क्या होगी, बेटी। ठीक है, क्योंकि सीधा एग से हैच हुआ है, यहाँ पर स्पर्म का कोई भी रोल नहीं है। Then the next question is question number 9. What is the reason for 21st trisomy? That means the 21st trisomy मतलब trisomy on the chromosome number 21, not table number 21, but chromosome number 21. तो यहाँ पर trisomy क्रोमोसोम के पेयर होने के बजाय, दो होने के बजाय यहाँ पर 3 है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये डिसऑर्डर कौन सा है, दिस इज अ डाउन्स सिंड्रोम। ऑलराइट, नॉन डिसजंक्शन मीन्स अ फेलियर ऑफ सेपरेशन, क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाए सेल डिवीजन के दौरान। Then give the example of X monosomy you have studied. अभी थोड़ा टाइम पहले हमने डिस्कस किया था 44 + X 0, तो यहाँ पर X सिंगल है तो ये हुई ना X की मोनोसोमी, है ना। ये किसका केस था, दिस वॉज टर्नर सिंड्रोम। यू हैव स्टडीड, हमारे सिलेबस में ऐसा एग्जाम्पल सिर्फ किसका है, टर्नर सिंड्रोम का है। ठीक है, इसके साथ हमारे 1 मार्क क्वेश्चन भी खत्म हो गए। अभी आते हैं 2 मार्क क्वेश्चन पे। डिस्कस एनी 2 पॉइंट्स ड्यू टू विच मेंडल गॉट सक्सेस इन हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ऐसे नहीं है कि सिर्फ मेंडल को ही ऐसा लगा कि कुछ तो फैक्टर है, कुछ तो बात है जिसके वजह से जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट्स को रिसेंबल करते हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ट्रांसमिट होती है। और भी ऐसे क्यूरियोसिटी वाले लोग थे, इंक्विजिटिव लोग थे जो ये सोचते थे, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था। लेकिन मेंडल को ही इतनी हाई सक्सेस क्यों प्राप्त हुई, इसका रीजन हमसे पूछ रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने काफी फोकस से किया, उन्होंने उसमें उसको काफी प्लानिंग से किया, मैथमेटिकली किया, स्टैटिस्टिकली किया,
और उन्होंने एक टाइम पे एक ही रिजल्ट पे ध्यान दिया। मतलब जब वो सिर्फ हाइट नोटिस कर रहे, उन्होंने सिर्फ हाइट पे ध्यान दिया। जब वो फ्लावर नोटिस कर रहे, उन्होंने सिर्फ फ्लावर पे ध्यान दिया। तो उनके जो रिजल्ट है वो क्या नहीं हो पाए, इंटरमिंगल नहीं हो पाए और एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाए। तो ऐसे और भी रीजंस है, तो उसमें से ये कुछ रीजन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एनी 2 points of a difference between homozygous and heterozygous। डिस्टिंग्विश किस किस के बीच में पूछ रहे हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, okay, any 2 points of difference। What is 2 points? Individual possessing identical allele, possessing different allele, this breeds a pure, this is a hybrid। हो गए 2 पॉइंट्स हमारे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के लिए। ऑलराइट, देन explain test cross with a suitable example and state its ratios। थोड़ा टाइम पहले मैंने टेस्ट क्रॉस बताया था, 2 बार, एक बार एमसीक्यू में, एक बार 1 मार्क में है, सेम उसके लिए भी लिखना है। Give an account of incomplete dominance with suitable example। incomplete dominance भी हमने देखा, फिर से एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर हम बात करते हैं फ्लावर की, फ्लावर कलर की, ठीक है, इफ रेड फ्लावर इज क्रॉस्ड with a white flower and these are the alleles for red and white। okay, so when it is crossed, I am making a Punnett square over here for easy understanding, so this will be our result। और हमको पता है कि अगर ये P1 जनरेशन है और ये F1 जनरेशन है तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, रेड ही होंगे। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये मेंडल के कैलकुलेशन से हटके है, ये नियो मेंडेलियन इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें सरप्राइजिंग बात ये है कि F1 में ये सारे रेड के बजाय सारे कैसे होंगे, पिंक होंगे। मतलब रेड और व्हाइट दोनों ने भी अपने अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से कोई भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। दैट इज आर incomplete dominance। Then explain a codominance in a color code in a cattle with a checkerboard method। Again बात किसकी करनी है, कोडोमिनेंस की। को मीन्स व्हाट, टुगेदर। कैटल की बात कर रहे हैं, बुक में भी एग्जांपल है कि अगर मान लो एक ब्राउन काउ इज क्रॉस्ड विथ this I'm using for brown female and this is a white male। फिर से हम चेकर्स बोर्ड बना लेते हैं। क्या है हमारे पास के कोडोमिनेंस में ये सारे ही ऑफस्प्रिंग जो F1 जनरेशन में है, ये ना तो कंप्लीट ब्राउन है ना तो कंप्लीट व्हाइट है, ये साथ में एक्सप्रेस हुए हैं। तो व्हाइट बॉडी पे ब्राउन के पैच है या ब्राउन बॉडी पे व्हाइट के पैच है। मतलब कि दोनों भी कलर इन जो काव्स है इनके कोट पे देखने को मिलेगा। ठीक है, this is codominance, means both these colors have appeared or expressed together। Then write an account of a chromosomal theory of inheritance। We know that chromosomal theory of inheritance was given by Sutton and Boveri। क्या था chromosomal theory? So the theory is the chromosome is the basis
that transfer the genetic material। एक सेल में दो सेट होते हैं क्रोमोसोम के, जो N और N मिलके 2N बनाए रहते हैं, और जब सेल डिवाइड होता है तो ये जो भी सेल के अंदर इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है, इट गेट्स कॉपीड, इट गेट्स डुप्लीकेटेड एंड इट गेट्स डिवाइडेड। ओके, दिस इज व्हाट आर थियरी गिवन बाय स्टोटन एंड पोवरी। देन राइट अ नोट ऑन अ सेक्स लिंकेज। इसके पहले जब मैंने लिंकेज डिस्कस किया था तो मैंने वहां पे सेक्स लिंकेज डिस्कस किया था, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज भी डिस्कस किया था। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ अ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। हमको पता है ह्यूमंस में फीमेल होमोजाइगस होते हैं, मेल हेट्रोजाइगस होते हैं, लेकिन बर्ड्स में इसका उल्टा होता है, फीमेल्स हेट्रोजाइगस होते हैं और मेल्स क्या होते हैं, होमोजाइगस होते हैं, और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ZW से। So this heterozygous is a female and this homozygous is male. So in a human being, male determines the sex of the offspring, but in case of birds, female determines the sex of their offspring. So this is what we use for sex determination in birds. ठीक है? Then give a detailed account of a thalassemia. Now, first of all, what is this thalassemia? Thalassemia is a Mendelian disorder. ठीक है? जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन में दो टाइप की चेन है, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। अल्फा चेन बनाने वाले दो जीन्स हैं जो क्रोमोसोम नंबर 16 पे स्थित है, बीटा चेन वाले क्रोमोसोम नंबर 11 पे स्थित है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कौन सी चेन में प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस क्रोमोसोम में जो इस क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो या जो भी ऑल्ट्रेशन हो उससे प्रॉब्लम होगी, तो उसके चेन पे अफेक्ट आएगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रॉब्लम है तो बीटा चेन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगा, और अगर 16 पे है तो वो अल्फा चेन में प्रॉब्लम आएगा। ओके, सो फॉर डिस्क्राइबिंग थैलेसीमिया you should describe that the disorder is related to the formation of a hemoglobin, where hemoglobin is made up of two chains, alpha chain and beta chain. Chromosome alpha chain is made up of two closely linked genes which are present on the chromosome number 16, and beta chain is made up of one gene which is present on the chromosome number 11. So it is to be determined के प्रॉब्लम बीटा चेन में है या फिर अल्फा चेन में है। So we are done with 2 mark के questions. Now we'll start with 3 marks question. Now the first question is enlist dominant and recessive characters in a pea plant with respect to position of flower, color of seed and color of a pod in tabulated form. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है, 3 मार्क के लिए बहुत ही इजीली मिल जाएगा। सिर्फ क्या करना है, हमको टैबुलेटेड फॉर्म मतलब के टेबल के रूप में हमको बनाना है। ये बनाया हमने डोमिनेंट कॉलम, ये बनाया हमने रिसेसिव का कॉलम, और ये हमने बनाया कैरेक्टर्स। ठीक है, हमें क्या कौन से कैरेक्टर्स पूछ रहे हैं, पोजीशन ऑफ फ्लावर। डोमिनेंट में पोजीशन की फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सियल है, रिसेसिव में टर्मिनल है, बस। दूसरा लिखना है कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड डोमिनेंट is yellow, recessive is green. Color of pod, color of pod में उल्टा लिखना है, dominant is green and recessive is yellow. 1 mark, 2 mark, 3 mark, done. Then
Give question number 2. Give an account of a pleiotropy with suitable example. What is a pleiotropy? First of all, pleiotropy is जब एक सिंगल जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, दैट इज प्लियोट्रोपी। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी हेमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को बाइंड करना, जिससे क्या बन सके, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन सके। जितना ज्यादा हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करेंगे उतना ज्यादा हम क्या कर पाएंगे, एनर्जी बना पाएंगे, एनर्जेटिक रह पाएंगे। इसके लिए जो हमारा आरबीसी है, इट इज बाइकॉन्केव डिस्क शेप, ताकि उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा हेमोग्लोबिन को अकोमोडेट करने के लिए। लेकिन जीन में म्यूटेशन आने की वजह से ये है सिकल सेल। आरबीसी का शेप कैसा हो गया है, सिकल सेल जैसा। खुद ही नोटिस करो इनमें डिफरेंस सरफेस एरिया में, इसका एरिया ही कम है, हेमोग्लोबिन कम होगा, हेमोग्लोबिन कम होगा, ऑक्सीजन से कम बाइंड होगा, कम ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन बनाएगा। तो जो पर्सन इससे सफर कर रहा है उसको हमेशा क्या होगा, लेथार्जिक, थका हुआ, उसके बॉडी में पर्याप्त अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं बन पाएगी। तो जो प्लियोट्रोपी है, प्लियोट्रोपी में एक जीन जो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, दिस इज प्लियोट्रोपी। और हमें एक सुटेबल एग्जाम्पल भी पूछा है, तो एग्जाम्पल हम देंगे सिकल सेल एनीमिया का ही। साथ ही साथ यहां पर बात यह है कि जो इसका रेशो है वो 3:1 की जगह 1:2:1 है, जिसमें से ये वाला 1 क्या हो जाएगा, मर जाएगा, तो ये बचता है 1:2। देखते हैं कैसे। दिस स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, दिस इज अफेक्टेड, लेकिन जब ये दोनों साथ में है तो ये क्या है, कैरियर। मतलब कि ये दो इंडिविजुअल है, दोनों भी क्या है, दोनों भी क्या है, सिकल सेल कैरियर है, ठीक है। जो पेरेंट्स है वो क्या है, सिकल सेल कैरियर है। अब जो इनसे होने वाले ऑफस्प्रिंग है वो ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे, ये नॉर्मल है, ये कैरियर है, देखो इररिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल, ये नॉर्मल है, ये दोनों कैरियर है, और ये आप देखो तो ये पूरी तरह से अफेक्टेड है। इसका मतलब अफेक्टेड होने के लिए दोनों ही जीन क्या होने चाहिए, अफेक्टेड होने चाहिए, होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए। तो ये जो होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल है, यही वो ये इंडिविजुअल है जो क्या हो जाएगा, जिसकी डेथ हो जाएगी। तो ये एक बच्चा नॉर्मल और ये दो बच्चे कैरियर। सो द रेशियो इज व्हाट, 1:2। okay, then the new question is question number 3. Describe the structure of a sex chromosome with the help of a labeled diagram. सेक्स क्रोमोसोम में हमको बनाना है एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम कंपैरेटिवली क्या है, वाई क्रोमोसोम से बड़ा है साइज में, ठीक है। वाई क्रोमोसोम उससे क्या है, छोटा है, काफी छोटा है, ठीक है। ये दोनों इसके होमोलोगस रीजन है और ये दोनों
नॉन होमोलोगस रीजन है, ये सेंट्रोमियर है। बस, ठीक है। देन व्हाट इज ऑटोसोमल इनहेरिटेंस? एक्सप्लेन डिफरेंट डिसऑर्डर्स ड्यू टू ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस मतलब जो हमारे क्रोमोसोम है 44+2, ये हमारे ऑटोसोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम है जिसको एलोसोम भी बोलते हैं। ऑटोसोमल क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होने से जो डिसऑर्डर होते हैं वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, और यहां से जो प्रॉब्लम होते हैं वो क्या होते हैं? वो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होते हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। तो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में हमारे टेक्स्ट बुक में दो एग्जाम्पल है, एक है विडोज पिक और एक है फिनाइल कीटोनूरिया। जो विडोज पिक है ये भी एक ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है, हालांकि डिसऑर्डर नहीं है, ये इनहेरिटेंस है। जहां पर आप देखोगे तो ऐसा वी शेप का हेयरलाइन दिखाई देगा, जो होता है कब? अगर डोमिनेंट है तो होता है विडोज पिक, या ये कॉम्बिनेशन है तो विडोज पिक देखा जाएगा। और जो रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव है हेयरलाइन के लिए, तो उसमें स्ट्रेट हेयरलाइन होगा, ऐसा विडोज पिक नहीं होगा। ऑलराइट। फिनाइल कीटोनूरिया ये तो एक डिसऑर्डर है जिसमें एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन पाता है, जिसके वजह से जो फिनाइल एलानिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, अगर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं है, जिसके वजह से जो फिनाइल एलानिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से फिनाइल एलानिन बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, which also leads to many problem and mental retardation. And excess of phenylalanine is excreted in urine. This is again an autosomal inheritance. Then explain inheritance pattern of color blindness. Color blindness. If color blind male is crossed with a normal female, color blind male is crossed with capital C represent normal and small c represents color blind. Okay, तो क्या होगा देखते हैं। तो क्या होगा? फीमेल, दोनों भी फीमेल कैरियर है, मतलब दोनों भी डॉटर क्या है? कैरियर है, ठीक है। और दोनों भी जो सन है वो क्या है? नॉर्मल है। देखो यहां पर दो एक्स में से एक ही एक्स अफेक्टेड है, तो कोई भी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर फीमेल को होने के लिए दोनों भी एक्स अफेक्टेड होना चाहिए। मतलब
वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा तो ही फीमेल क्या होगी, अफेक्टेड होगी, वरना वो क्या कहलाएगी, कैरियर कहलाएगी। और मेल में एक्स का सिंगल डोज होने की वजह से अगर एक एक्स भी अफेक्टेड है तो मेल क्या कहलाएगा, अफेक्टेड कहलाएगा। तो यहाँ पर दोनों भी जो डॉटर है वो क्या है, कैरियर है, और जो सन है वो दोनों क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन अगर इन्हीं कैरियर डॉटर का, ये कैरियर डॉटर है और इनको हम ब्रीड करते हैं अगर नॉर्मल मेल के साथ, ठीक है, नॉर्मल मेल लिखा है, तो ये नॉर्मल ही होगा, ये भी नॉर्मल ही ले लेते हैं। नॉर्मल डॉटर, कैरियर डॉटर, अफेक्टेड सन। समझ रहे हो ना कैसे? दिस इज कैरियर डॉटर इज मैरिड टू नॉर्मल मेल। ये डॉटर यही है, ठीक है, मतलब फादर से डॉटर कैरियर हुई और डॉटर से उसका सन अफेक्टेड हुआ। दिस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो मैंने एमसीक्यू में डिस्कस किया था। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन अ ब्लीडर्स डिजीज एंड इट्स इनहेरिटेंस विद सुटेबल चार्ट। सेम जैसे हमने हेमोफीलिया के लिए किया वैसे ही चार्ट आपको बनाना है, किसके लिए, ब्लीडर्स डिजीज के लिए। और एक बात याद रहे, जो ब्लीडर्स डिजीज है ये और कुछ नहीं बल्कि हेमोफीलिया ही है। हेमोफीलिया को ही ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं और रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत पहले यूरोप में ये रॉयल फैमिलीज में पाया जाता था। क्वीन विक्टोरिया से ये आगे आगे ट्रांसमिट हुआ है ऐसा माना जाता है। तो ब्लीडर्स डिजीज, रॉयल डिजीज, हेमोफीलिया, ये सब क्या है, सेम है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस विद सुटेबल चार्ट। अभी हमने पहले डिस्कस किया था, जब हमने एमसीक्यूज डिस्कस किया था, 50% जो चांसेस होंगे मेल या फीमेल होने का XX XY का आपको चार्ट बना के दिखाना है। देन राइट अ नोट ऑन डाउन्स सिंड्रोम, ये भी हमने डिस्कस किया था कि 21st क्रोमोसोम पे क्या है, ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी है। 21st नंबर के क्रोमोसोम में एक जोड़ी के बजाय कितने क्रोमोसोम है, 3, नॉन डिसजंक्शन के वजह से, जिसके ये एक ऑटो, ये प्रॉब्लम ऑटोजोम में है ना कि सेक्स क्रोमोसोम में है। तो यहाँ पर 45 + 2 47 होता है, दैट इज 2n + 1 होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरप्लॉइडी। जो डाउन्स सिंड्रोम से अफेक्टेड है वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, हाइट छोटी होती है, आईज थोड़ी, जो एपिकेंथल फोल्ड है वो दिखाई देता है, टंग प्रोट्रूडिंग है, स्कैंटी हेयर है, लेस हेयर है, और जो फिंगर्स वो छोटी छोटी है, स्टबी है, और पांव हथेली पर एक क्रिस दिखाई देता है। ये सब कुछ क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाउन सिंड्रोम। Then what are the different characters that develop due to Klinefelter syndrome? जो Klinefelter syndrome है यहाँ पर है 44 + XXY, यहाँ पर भी 47 है, पर ये कैसे है, 44 + 3 है, ठीक है, ये भी 2n + 1 है। यहाँ पर ये जो XY है तो ये मेल है, लेकिन x के नॉन डिसजंक्शन के वजह से ये एक एडिशनल x, देखो ये इसको फीमेल जैसा एक्ट कराना चाहता है और ये मेल जैसा एक्ट करना चाहता है, तो इसके लिए हम इनको बोलते हैं फेमिनाइज्ड मेल्स।
फेमिनाइज्ड मेल्स, ये मेल्स ही है पर ये एक्स क्रोमोसोम जबरदस्ती उनसे क्या करवाता है, फीमेल की हरकतें करवाता है, कुछ फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक वो डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जिसको साइंटिफिकली गायनेकोमास्टिया, ऊपर लिख देती हूँ, गायनेकोमास्टिया भी बोला जाता है। और इस ये जो डबल एक्स वाई है तो इसके वजह से, ये दोनों एक्स होने की वजह से और वाई होने की वजह से ना तो ये कंप्लीट मेल हो पाते हैं ना कंप्लीट फीमेल हो पाते हैं। तो इनका जो टेस्टिस है, टेस्टिस आर पुअरली डेवलप्ड, ओके, हेंस दे आर स्टेराइल, मीन्स वो क्या नहीं कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये है हमारा क्लाइनफिल्टर syndrome, correct? Then give reason for development of Turner's syndrome and also mention its symptom. Turner syndrome ये फिर से मोनोसोमी है, 44 प्लस X0, X है इसलिए ये फीमेल है, एक X जो है एक्स सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग है, ये फीमेल है, लेकिन ये फीमेल बिकॉज ऑफ द मिसिंग ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, यहाँ ये भी इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आर वेरी पुअरली डेवलप्ड, दैट मीन्स underdeveloped. They are also sterile. They also cannot reproduce. ठीक है? So we are done with 3 marks question also. For 4 marks question, the first question is define inheritance. Give statements for various laws of inheritance. हमने स्टार्टिंग में ही inheritance डिस्कस किया, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज कॉल्ड व्हाट, इनहेरिटेंस। 3 लॉज हमको देने हैं, लिखने हैं, सिर्फ स्टेटमेंट देना है हमको, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट्स इट। Explain intragenic and intergenic interaction with the help of example. Intragenic और intra and inter. Intragenic interaction, also known as intra-allelic interaction, in which the genes of a same allele interact with each other. Okay? जैसे कि हमने कोडोमिनेंस देखा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा था, ये सब इंट्राजेनिक का एग्जाम्पल है, जिसमें सेम अलील के जीन्स आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। और जो इंटरजेनिक है, इसमें डिफरेंट क्रोमोसोम या सेम क्रोमोसोम के 2 अलील आपस में इंटरैक्ट करे तो वो क्या होगा, इंटरजेनिक इंटरैक्शन। फॉर एग्जाम्पल प्लियोट्रोपी, तो बस इसका डेफिनेशन देना है, और जो हमने कोडोमिनेंस देखा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा था, उसका एग्जाम्पल दे दो। देन एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम विद लेबल डायग्राम। डायग्राम पूरा है टेक्स्ट बुक में, और डायग्राम को प्रैक्टिस करना है, कहां पर कैसे जो भी है, एटलीस्ट कम से कम 4 लेबल्स लगा दो, ठीक है। सैटेलाइट बॉडी दिखा दो, काइनेटोकोर दिखा दो, क्रोमोनेमाटा दिखा दो, ओके। देन गिव डिटेल अकाउंट ऑफ अ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मैंने बताया सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। एक्स लिंक से जुड़े हुए डिजीज हमने डिस्कस किया, हेमोफीलिया भी है, कलर ब्लाइंडनेस भी है, और वाई लिंक से जुड़ा हुआ हाइपरट्रिकोसिस है। देन गिव एन अकाउंट ऑफ वन मेंडेलियन एंड वन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यू हैव स्टडीड। मैंने जब थैलेसीमिया पढ़ाया तभी मैंने बोला कि वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, तो आप मेंडेलियन डिसऑर्डर में थैलेसीमिया को मेंशन कर सकते हैं। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हमने बार बार देखा डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इनमें से कोई भी एक आपको मेंशन करना है।
समझ में आ गया? तो ये पॉसिबल क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से, पर फिर भी इस पे टोटली रिलाय नहीं करना है। ये सबको अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है। इसके अलावा भी ज्यादा से ज्यादा आप टेक्स्ट बुक रीड करेंगे तो आप और भी ज्यादा बनने वाले क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।